हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसी सर्किल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर इफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या क्या फैक्टर हैं जो एक केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर ऐसे भी हैं जो केमिकल रिएक्शन को बढ़ाते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, घटा देते हैं। हम इस टॉपिक पे आज डिस्कशन करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। केमिकल इंजीनियरिंग के सभी चीज़ों पे डिस्कशन करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम समझते हैं फैक्टर इफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्या क्या फैक्टर है उसके पहले हम समझ लेते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन हम दे सकते हैं कि पर यूनिट टाइम में जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंजेज होते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे कोई रिएक्शन है, जैसे हमारा एक है सोडियम के हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। ये हमारा क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। हम बता दें रिएक्टेंट को रीएजेंट भी बोला जाता है, रीएजेंट्स भी बोलते हैं इसको, बहुत जगह रीएजेंट भी लिखा रहता है। तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन कहने का मतलब है मोल्स पर लीटर, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ मोल्स है, या ग्राम मोल्स है या किलो मोल्स है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का। तो इस कंसंट्रेशन में पर यूनिट टाइम में जो चेंज हो रहा है वो रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। अब देखिए, यदि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ हो रहा है, फॉरवर्ड की तरफ करने का मतलब रिएक्शन दो तरह का होता है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन, एक बैकवर्ड रिएक्शन। जब हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, क्योंकि कुछ हम जानते हैं कि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को बनने को हम बोलेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। सभी रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो सकती, कुछ ही ऐसे रिएक्शन है जो अपोजिट कंडीशन मिलने पे और क्या है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो पर यूनिट टाइम में जो कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है वही हमारा क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड भी फास्ट हो सकता है और बैकवर्ड भी फास्ट हो सकता है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का हम फार्मूला लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट में, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट। टाइम टेकन फॉर चेंज। जो कंसंट्रेशन में, वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का, जो चेंजेज हो रहा है, जितने टाइम चेंज होने में लग रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बहुत ही फास्ट होगा। एल्कली और एसिड, बेस और एसिड मिलेंगे, वो ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है, तो इसमें बहुत ही कम टाइम लगेगा।
रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये टाइम पे डिपेंड करता है कि हमारा जो रिएक्शन का रेट है उसमें टाइम कितना लग रहा है, टाइम मायने रखता है। इसमें जो है कि बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। ये दोनों जो एक लिक्विड है कांटेक्ट में आते ही ये साल्ट और वाटर बना लेते हैं। कुछ ऐसे भी रिएक्शन है जो बहुत ही स्लो हैं, जैसे मैं प्रीवियस लेक्चर में इसका डेफिनेशन भी दिया हूँ। स्लो रिएक्शन में एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH, इससे बनता है एथाइल एसीटेट प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन में जो टाइम टेकन है कंसंट्रेशन में चेंज होने में, हो चाहे रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो, जो टाइम टेकन है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए बोल सकते हैं हम कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। जब टाइम हमारा ज़्यादा होगा तो ए वैल्यू क्या होगी, कम आएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। तो जो कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है यदि टाइम टेकन बहुत ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बहुत ही स्लो होगा। अब आइए रेट ऑफ रिएक्शन को हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। सोडियम का डाइऑक्साइड प्लस HCl था, ये हमारा क्या बना रहा था, साल्ट प्लस वाटर। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हम ग्राफ लेंगे। ये है टाइम और ये है कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले इस केमिकल रिएक्शन में देखते हैं। फर्स्ट टाइम में हम जब दो रिएक्टेंट को कांटेक्ट में लाएंगे इसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा। तो मानते हैं कंसंट्रेशन उस समय मैक्सिमम है, यहाँ पे है कंसंट्रेशन, यहाँ पे है। तो जैसे जैसे रिएक्शन होगा इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, डाउन होता जाएगा टाइम के बढ़ने से। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो क्या होगा, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डाउन होगा ऐसे। ये है हमारा रिएक्टेंट या रीएजेंट भी बोल सकते हैं, रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट का देख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या है, अभी जीरो है। जब यहाँ पे ये था कंसंट्रेशन यहाँ पे था तो उस समय जो हमारा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन था वो जीरो था। तो जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन घटा है वैसे वैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये इस तरह से बढ़ेगा। ये है हमारा प्रोडक्ट। तो ये है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ग्राफ, कि किस तरह से एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो यह है क्या है, एक रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बता रहा है। यह ग्राफ क्या बता रहा है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। अब आइए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के यूनिट को हम समझ लेते हैं। यूनिट क्या होगा, कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा था। कंसंट्रेशन के यूनिट क्या अभी बताया मैं, मोल्स पर लीटर। टाइम सेकेंड मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर सेकेंड। ये है हमारा कंसंट्रेशन का यूनिट। अब ये ग्राम मोल्स, किलो मोल्स हो सकता है। यहाँ पे भी यहाँ सेकेंड लिखे हैं, ये यूनिट दूसरा हो सकता है, आवर्स हो सकता है, डे हो सकता है, वॉल्यूम भी कुछ हो सकता है।
मीटर क्यूब में हो सकता है। यदि गैस फेज में है तो मीटर क्यूब में हो सकता है वॉल्यूम। यदि लिक्विड फेज में है तो नॉर्मल हम लीटर में ही लेंगे। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट। रेट ऑफ रिएक्शन को हम समझ लिए। अब आइए समझते हैं क्या क्या फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्टर्ब करने का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं या तो घटा रहे हैं। तो फैक्टर में फर्स्ट नंबर पे है नेचर ऑफ रिएक्शन। क्या है? नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन। सेकेंड नंबर पे नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। थर्ड नंबर पे कंसंट्रेशन। फोर्थ नंबर पे प्रेशर। फाइव नंबर पे टेम्परेचर। सिक्स नंबर पे कैटलिस्ट एंड इनहिबिटर। सेवन नंबर पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एट नंबर पे सरफेस एरिया। ऑफ रिएक्टेंट। तो मेनली जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं मेनली 8 है। नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट एंड इनहिबिटर्स, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। आइए एक एक टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या फैक्टर है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए या क्या क्या फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शन घट जा रहा है। तो फर्स्ट नंबर पे समझते हैं नेचर ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब है कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं, अभी मैंने एग्जांपल में बताया कि स्लो रिएक्शन का एग्जांपल दिया। एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल जब रिएक्शन कर रहा था तो क्या एथाइल एसीटेट और वाटर बना रहा था। तो ये क्या है? एक नेचर ऑफ रिएक्शन है। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन था, यह एक ऐसा केमिकल रिएक्शन था जिसका रेट ऑफ जो रिएक्शन था वो बहुत ही क्या था? स्लो था। लेकिन वहीं पे क्या है, यदि हम NaOH प्लस HCl ले रहे थे, ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन था। ये क्या? बहुत ही फास्ट रिएक्शन था। ये क्या है? एक तरह का नेचर ऑफ रिएक्शन है कि किसी केमिकल रिएक्शन का रेट जो है कि बहुत ही फास्ट है और किसी केमिकल रिएक्शन का रेट जो है कि बहुत ही स्लो है। और किसी किसी केमिकल रिएक्शन का क्या होता है कि जो रेट होता है फॉरवर्ड की तरफ तो होता ही है, लेकिन कुछ बैकवर्ड की तरफ प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना लेता है। तो वो भी एक नेचर ऑफ क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ऐसा हमारा ये हो गया हमारा नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझ लेंगे। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स को हम समझते हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में होता क्या है, सबसे पहले हम स्टेट ऑफ मैटर को लेकर समझते हैं। जो हमारा सॉलिड में जो रिएक्शन रेट होता है वो कंपैरिजन टू लिक्विड कम होता है। लिक्विड का रहेगा कंपैरिजन टू गैस, यानी सबसे फास्ट जो रिएक्शन होगा वो किस में होगा? गैसियस फेज में जो होगा रिएक्टेंट्स उसमें होगा, और उससे थोड़ा स्लो लिक्विड में होगा, और सबसे कम जो है कि
सॉलिड में होगा। तो ये क्या है, एक नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स है। जैसे सॉलिड का जो सॉलिड गैस का एक केमिकल रिएक्शन मैं बताऊं आपको। सॉलिड गैस का जो केमिकल रिएक्शन होता है, आयरन में रस्ट जो बनता है वह क्या है, सॉलिड गैस का केमिकल रिएक्शन है। वो जो केमिकल रिएक्शन होता है बहुत ही स्लो होता है। लिक्विड का जो अभी केमिकल रिएक्शन मैंने बताया, जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड मिल करके जो बना रहा था साल्ट वाटर, ये क्या है, सभी लिक्विड है। ये केमिकल रिएक्शन क्या है, सभी लिक्विड का है। ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन है। उसी तरह से गैस का ले लेते हैं। यदि हमारा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन है, ये क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी केमिकल रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा, केवल गैस का है। तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब थर्ड नंबर पे कॉन्सेंट्रेशन को समझते हैं। ये दोनों हो गया। अब थर्ड नंबर पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स या मोल्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। जैसे गैसियस के कंडीशन में है, यदि हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है प्लस ऑक्सीजन है, ये रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है जो, ये क्या है, गैसियस एक रिएक्शन है। इसमें जो है कि ग्राम मोल्स में लिया गया है, जो हमारा अमाउंट है ये ग्राम मोल्स में क्या है, लिया गया है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स होगा वही क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा। अब ये जो केमिकल रिएक्शन कराया जा रहा है किसी न किसी एक केमिकल रिएक्टर में कराया जाएगा। ये केमिकल रिएक्टर है मान लेते हैं, यहाँ से हम दो रिएक्टेंट्स को दे रहे हैं और यहाँ से हमारा प्रोडक्ट क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो इन दोनों को जब रिएक्टर इसमें दे रहे हैं रिएक्टर में, ये रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन हो करके क्या है, प्रोडक्ट को दे रहा है। अब रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या है, हमारा रिएक्टेंट क्या है, कंज्यूम हो रहा है। कंज्यूम होगा तो हम क्या है, हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ाएंगे, तभी तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा फॉरवर्ड की तरफ होगा, मतलब फास्ट होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से क्या है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इस प्रकार से भी बढ़ता है। जैसे यदि हम एग्जांपल में इसी को लेके चलते हैं, यदि हम ए रिएक्टेंट्स को ले रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं, तो इसमें सभी जो मॉलिक्यूल्स होंगे सभी के पास उतनी एनर्जी नहीं होगी को वो कोलाइड करके आपस में रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएं। तो कुछ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स ही होंगे, गिने चुने ही मॉलिक्यूल्स होंगे जो कोलाइड करके वो क्या है, केमिकल रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से हमारा क्या होगा, जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हैं उसकी नंबर ऑफ मोल्स अमाउंट उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। अमाउंट बढ़ने से क्या होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ फास्ट हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से इस तरह से क्या होता है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। कंसंट्रेशन हो गया। अब आइए समझते हैं प्रेशर। प्रेशर किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। प्रेशर क्या होता है, पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को हम प्रेशर बोल रहे हैं। तो इसमें प्रेशर किस तरह से बढ़ेगा, यदि हम इसका अमाउंट बढ़ाएं, मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर। यदि ये गैस का मिक्सचर है, इन दोनों गैस की मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, प्रेशर। स्पेशल में यदि हम देंगे पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई होगा वही क्या होगा, प्रेशर होगा। वही प्रेशर होगा।
तो एक रिएक्टेंट के द्वारा जो हम कंसंट्रेशन बढ़ा करके जो हम प्रेशर अप्लाई कराएंगे, जो प्रेशर को बढ़ाएंगे, वो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर होगा। वो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर उसको बोलते हैं। मतलब किसी गैस के मिक्सचर में यदि किसी एक रिएक्टेंट, किसी एक मॉलिक्यूल्स का यदि अमाउंट हम बढ़ाते हैं तो वो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर होगा। सभी गैस, इन दोनों में क्या होगा? इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर जोड़ेंगे, दोनों गैस का पार्शियल प्रेशर जोड़ेंगे तो क्या होगा? हमारा रिएक्टर का टोटल प्रेशर होगा। तो यदि हम इसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन बढ़ाना। ये दोनों एक दूसरे से क्या है? इंटरलिंक है। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हमारा पार्शियल प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। हम जानते भी हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए प्रेशर, हाई प्रेशर देना पड़ता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में। और हाई प्रेशर देने का मतलब है कि कंसंट्रेशन को बढ़ाना। कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं मतलब पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन में, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड की तरफ होगा। प्रेशर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो है कि गैसियस जो रिएक्शन है, जो गैसियस रिएक्शन है उसी में ही ये काम करता है। जो लिक्विड और सॉलिड का रिएक्शन है, लिक्विड और सॉलिड रिएक्शन है, उसमें ये इफेक्ट नहीं करता है प्रेशर। जो गैसियस फेज के रिएक्शन होंगे, प्रेशर बढ़ाने से उसी में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन जो लिक्विड और सॉलिड का जो केमिकल रिएक्शन होगा उसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा प्रेशर किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहा है। अब आइए टेम्परेचर को समझते हैं। टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस है। तो डिग्री एक तरह से, डिग्री ऑफ हॉटनेस जो कोल्डनेस है, एक तरह से जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, हम रिएक्टेंट का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब काइनेटिक, एवरेज काइनेटिक जो एनर्जी है उसको बढ़ा रहे हैं। सभी मॉलिक्यूल्स के पास अपनी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। एक्टिवेशन एनर्जी भी एक तरह का रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। अभी इस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें एक पॉइंट और भी जोड़ सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? हमारा एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। और हम जानते हैं कि जो रिएक्शन होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या है? वो एक्टिवेटेड जो एनर्जी होता है मॉलिक्यूल्स के पास, वही रिस्पॉन्सिबल होता है रिएक्शन को कराने के लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो इस तरह से टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। एक्टिवेशन एनर्जी को समझ लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, अब जैसे कोई केमिकल रिएक्शन लेते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, यह एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। 2NH3 हीट रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिवर्सिबल का एक्सोथर्मिक एक केमिकल रिएक्शन है ये। यह गैसियस फेज रिएक्शन है, इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो सॉलिड होता है। ये जो गैस को दोनों कांटेक्ट में ला रहे हैं, इनके पास खुद की खुद कुछ ना कुछ क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी कुछ न कुछ मॉलिक्यूल्स के पास होगा। और काइनेटिक एनर्जी हम क्या होगा? टेम्परेचर दे करके बढ़ा दे रहे हैं। तो एक एक्टिवेशन जो एनर्जी होगी, और सभी मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी नहीं होगी जिससे वो कोलाइड करके, कोलिजन थ्योरी से, कोलिजन थ्योरी होता क्या है? रिएक्टेंट आपस में क्या है? अपनी एक्टिवेशन एनर्जी के कारण वो कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद वो क्या है? एक रिएक्शन करके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं।
तो एक्टिवेशन एनर्जी ही रिस्पॉन्सिबल होता है रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। तो इन दोनों गैसों को जो कांटेक्ट में ला रहा है, तो जो सभी जो गैस होंगे सभी के पास उतनी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी, जिससे क्या होगा, रिएक्शन हो जाए और कंप्लीट हो जाए। कुछ ही मॉलिक्यूल्स होंगे जो रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक्सटर्नली हम क्या है, एक्सटर्नली कंसंट्रेशन बढ़ा करके हम नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दे रहे थे। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से वो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी एक तरह का क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स जब बढ़ जाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाएगा। तो जो मॉलिक्यूल्स की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, कुछ केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे अभी बेस और एसिड का जो केमिकल रिएक्शन ले रहे थे, साल्ट और वाटर बना रहा था, किसी भी बेस और एसिड का जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। तो उस रिएक्टेंट में जो मॉलिक्यूल्स की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा है। जो कोलाइड करके रिएक्शन करने की जो उसमें कैपेसिटी है बहुत ही ज़्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जो बहुत ही स्लो हैं, तो उसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की बहुत ही कम है, इसलिए उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, बहुत ही स्लो है। तो इस प्रकार से इफेक्ट कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का। तो ये हो गया हमारा एक्टिवेशन एनर्जी किस प्रकार से इफेक्ट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को। अब आइए समझते हैं कैटलिस्ट एंड इनहिबिटर्स। कैटलिस्ट क्या होता है उसके डिफिनेशन को पहले हम समझ लेते हैं। कैटलिस्ट एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को तो बढ़ा देता है, लेकिन खुद ना तो कंज्यूम होता है, ना तो इसमें कुछ क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं। ये वैसे के वैसा ही रह जाता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से बढ़ाता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, जिससे कोलाइड करके और रिएक्शन क्या होता है, फास्ट हो जाता है। कैटलिस्ट देने का मतलब है जिस भी केमिकल रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स की जो एक्टिवेशन एनर्जी कम है, उसमें यदि हम कैटलिस्ट यूज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ा देगा। जब कैटलिस्ट की मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो फास्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कैटलिस्ट है वो अफेक्ट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को। कैटलिस्ट जो है कि हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। लेकिन कुछ कैटलिस्ट ऐसे हैं जिसको नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, या जिसको इनहिबिटर भी बोलते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट यानी बैकवर्ड रिएक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट है मतलब क्या है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, वो बैकवर्ड की तरफ आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा घट रहा है, जो कि हमको चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन को जो घटा रहा है वो क्या है, इनहिबिटर उसको बोला जाता है, उसको इनहिबिटर बोलते हैं, जिसको हम नेगेटिव कैटलिस्ट भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा कैटलिस्ट किस तरह से एक रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट कर रहा है, और इनहिबिटर किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर रहा है। अब आइए समझते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं, जैसे एक केमिकल रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें होता क्या है, इसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यह क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। इसमें नंबर ऑफ फोटॉन जितना होगा, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तभी नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन बनेगा। नंबर ऑफ फोटॉन जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा इसको एनर्जी मिलेगी। इसको भी एक तरह का एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है, लेकिन ये एनर्जी टेम्परेचर के कारण नहीं मिल रही है, ठीक है। कंसंट्रेशन बढ़ाने से उसमें नंबर ऑफ जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, एक्टिवेटेड एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, वहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाया जा रहा है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से
जो नंबर ऑफ फोटान है उसकी संख्या बढ़ने से इस बढ़ जा रही है, और बढ़ जाने से क्या है, इसको ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, रिएक्टेंट को ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी दे रहा है, जिससे क्या है, ये रिएक्शन फास्ट कर रहा है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाया जा सकता है। तो ये इस प्रकार से इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी इफेक्ट करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। लास्ट पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की सरफेस एरिया को बढ़ा करके भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं। जैसे क्या है, इसमें जो है कि जो रिएक्टेंट का जो सरफेस एरिया बढ़ाने से जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, गैस की कंडीशन में ये फॉलो नहीं करता है, लिक्विड की कंडीशन में भी नहीं होता है, ये मैक्सिमम सॉलिड के कंडीशन में होता है। सॉलिड के कंडीशन में जो है कि यदि हम रिएक्टेंट का या कैटलिस्ट का भी बोल सकते हैं, कैटलिस्ट का भी हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। और कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं, कैटलिस्ट। तो सॉलिड का जो सरफेस एरिया बढ़ाने से भी वो रिएक्टेंट भी हो सकता है, कैटलिस्ट भी हो सकता है। सरफेस एरिया बढ़ाने से जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा, वो फास्ट होगा। किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है सॉलिड के कंडीशन में, उसको समझ लेते हैं। जैसे जो हमारा आयरन होता है, आयरन में जो रस्टिंग होता है, जितना ज़्यादा हमारा आयरन का सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन क्या होगा, कांटेक्ट में आएगा, जिससे एक रिएक्शन करके वो क्या होगा, रस्ट बनाएगा। एक एग्जांपल हो गया कि जो कैटलिस्ट होता है, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे अमोनिया का ही केमिकल रिएक्शन है, ये अमोनिया बना रहा है, इसमें जो कैटलिस्ट आयरन और मोलिब्डेनम यूज हो रहा है। यदि हम कैटलिस्ट का सरफेस एरिया को बढ़ा दें तो ये जो गैस हैं, तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो गैस हैं वो कैटलिस्ट के कांटेक्ट में ज्यादा आएंगे। ज्यादा आने से क्या होगा, इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी बढ़ेगी। कैटलिस्ट क्या कर रहा है, एक तरह का एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा रहा है ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो इस तरह से क्या है, सरफेस एरिया बढ़ाने से भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, बढ़ रहा है। तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स है और कैटलिस्ट। सरफेस एरिया रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट का भी बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता है। तो ये हो गया हमारा फैक्टर इफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किस प्रकार से कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे थे केमिकल रिएक्शन को, इस टॉपिक पे आज हम डिस्कशन किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का हमारा जो टॉपिक था फैक्टर इफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, सबको समझ में आया होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि हम मोटिवेट होकर के और भी लेक्चर आपको प्रोवाइड करा सकें केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। थैंक यू।